Hello friends, welcome to Northeast PhD Institute. Last time we have talked about the historical background behind Indian Constitution. So in that we have covered some of the initial acts and the regulating act that were actually intended to rule the company, and obviously those laws and the act and the charter acts were one of the path toward the complete control of government of India. That was a very important when the East India Company was actually there in the India, right? So in today's class, we are going to revise what we have studied in the last class, and at the same time, we are going to also cover some of the important acts, Charter Act and the Government of India Act that were there after the 1853, right? So let's have a revise, guys. How are you guys? So let's have a quick revision of the yesterday class that we have done. तो लास्ट टाइम हमने जो भी पढ़ा था उसका एक क्विक रिवीजन करेंगे देन विल प्रोसीड फर्दर राइट सो यस so we have covered till now Regulating Act of 1773, Pitt's India Act of 1784, Charter Act of 1833, Charter Act of 1853, right? So today we are going to complete this Indian Council Act of 1861, Indian Council Act of 1892, Indian Council Act 1909, Government of India Act 1999, and the Government of India Act 1935, and finally the Indian Independence Act of 1947. These are some of the important acts, and आपके एग्जाम्स में definitely question will be asked from these important acts, regulations, because number of question are being asked from the UPSC civil service exam also from these important acts. In fact, last year also question are being asked from Charter Act 1833. So let's have a quick revision. So let's start with the regulating act. So we understand it was the first steps toward the regulating the East India Company affair in India. तो हमने बिहाइंड इसके जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है उसको हमने देखा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी कैसी अनप्रॉफिटेबल हो रही थी, मैल प्रैक्टिसेस करप्शन के इश्यूज हो रहे थे, और एक प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी काफ़ी ज़्यादा अनप्रॉफिटेबल हो रही थी। वो फाइनली गए ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास हेल्प मांगी, और हेल्प तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला कि हम आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन वो हेल्प तो किया, साथ में उनको रेगुलेट करना भी स्टार्ट कर दिया, राइट? तो ब्रिटिश इंडिया वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस कॉलोनी, राइट? हमने देखा था ईस्ट इंडिया कंपनी को एक्सक्लूसिव चार्टर मिला था क्वीन एलिजाबेथ वन के थ्रू, कि भाई जाओ आप इंडिया में, एक्सक्लूसिव राइट है आपका ट्रेड करने का। तो आए और उन्होंने खूब प्रॉफिट कमाया, खूब ऑब्वियसली ऐशो आराम किए और इंडिया को एक्सप्लॉइट किया, और धीरे धीरे वो एक पॉलिटिकल एंटिटी भी इमर्ज होके आती है, राइट? तो जो पहला एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ये बात करता है कि भाई इट डेजिग्नेटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल एज अ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो रिमेंबर, गवर्नर ऑफ बंगाल को क्या बना दिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया। और पैसे पहले फर्स्ट गवर्नर जनरल बने हमारे लॉर्ड वेरिन हेस्टिंग। इसके साथ जो प्रेसिडेंसी टाउन थी हमारे पास बॉम्बे मद्रास, इसको सबोर्डिनेट बना दिया गया गवर्नर, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, या यू कैन से द प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावरफुल। गाइस, अगर आप कोई इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन राइट इन द chat box, right? I will be happy to answer, right? So here we are doing the quick revision of the last class that we have studied. So we have studied some of the features, and the fourth feature was that थर्ड फीचर इट स्टैब्लिश द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया फर्स्ट टाइम। तो देखो, इससे पहले हमारे यहाँ पर जुडिशियल सिस्टम नहीं था। दिस इज द मॉडर्न नोशन ऑफ जुडिशियल सिस्टम दैट वाज एक्चुअली इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिशर्स इन इंडिया। तो ब्रिटिशर्स ऐसे पहले एंटिटी बनी इंडिया के अंदर जिन्होंने मॉडर्न इंस्टीट्यूशन को हमारी ट्रेडिशनल सोसाइटी में इंट्रोड्यूस किया, राइट? उसके बाद हम देखते हैं दे आल्सो प्रोहिबिटेड द सर्वेंट ऑफ द कंपनी फॉर एंगेजिंग इन प्राइवेट ट्रेड और एनी काइंड ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस। तो बिकॉज ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिशियल्स है काफ़ी ज़्यादा बाग नो बैगिंग सी ब्राइविंग की एक्टिविटी हो, मैल प्रैक्टिसेस, करप्शन उनमें इन्वॉल्व थी, राइट? और उसके बाद हम देखते हैं ये इस पर्टिकुलर एक्ट ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक राइट दे दिया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनको रेगुलेट एंड मैनेज करने का, राइट? और इसके साथ एक और इम्पोर्टेंट बॉडी था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, हम पढ़ेंगे ना। हमारे पास जो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें कुछ खामियां थी, उस खामियों को दूर किया इस अमेंडिंग एक्ट 1781 है। तो इसने क्या किया, जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थे, गवर्नर जनरल थे जो हमारे वेरेन हेस्टिंग थे, उस सॉरी, और उनकी काउंसिल को ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट से एग्जाम कर दिया। इसी तरह से देखो भाई, सुप्रीम कोर्ट है
तो सबके लिए वो इक्वल होना चाहिए। कोई भी अगर कोई लॉ को वायलेट करता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन के अंदर आना अनिवार्य है। ये रूल ऑफ लॉ का एक बेसिक प्रिंसिपल है, राइट। तो बट यहाँ पे गवर्नर जनरल की काउंसिल्स को एग्जाम कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं जो रेवेन्यू मैटर्स थे उसको भी उन्होंने एग्जाम कर दिया। पब्लिक जो सर्वेंट थे कंपनी के, उनकी ऑफिशियल कैपेसिटी कि कोई भी ऑफिशियल कैपेसिटी से कोई भी डिसीजन लेंगे तो उसको भी एग्जाम कर दिया, राइट। सो इट ऑल्सो लेट डाउन दी अपील। जो अपील है कि जो प्रोविंशियल कोर्ट से अगर समवन इज नॉट सेटिस्फाइड देन उसके खिलाफ अपील कहाँ पे फाइल कर सकते हो? सुप्रीम कोर्ट में। बट यहाँ पे क्या था कि आप गवर्नर जनरल के काउंसिल में अपील फाइल करो। तो ये शो करता है कि गवर्नर जनरल काउंसिल कितना इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन था। सुप्रीम कोर्ट जो उन्होंने स्टैब्लिश किया वो कुछ नहीं था गवर्नर जनरल के काउंसिल के आगे। अब उसके बाद देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट्स, पिट्स इंडिया एक्ट्स के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स को एक रिवाइज करते हैं। तो पहले ये इसने डिस्टिंग्विश किया कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो कमर्शियल फंक्शन के लिए पहले एक बॉडी थी, इसका नाम था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर गाइस। एंड पॉलिटिकल अफेयर को मैनेज के लिए कोई भी बॉडी नहीं थी। बट पिट्स इंडिया एक्ट ने एक नई बॉडी बनाई जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। जो एक काफी धीरे धीरे हम देखेंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक काफी पावरफुल एंटिटी बन के आती है और काफी पावर दिया जाता है। और इस पूरे देखो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल दो सिस्टम आ गई तो इसको बोला गया डबल गवर्नमेंट, राइट। सो दिस एक्ट फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस द डबल गवर्नमेंट इन इंडिया and it also empowered the court of control board of the, control to supervise and direct all operation including civil military revenue matter to the british possession in India, to the British government, right. And then again we had a small act, we have and this one more act with respect to this particular act. See, the Pitt's India Act 1784 was the first act in that, see, the company territory in India were first time कॉल द ब्रिटिश पोजेशंस। मतलब जो भी ईस्ट इंडिया की कंपनी एक्वायर कर रखी है इंडिया के अंदर उसको ब्रिटिश पोजेशन बोलेंगे, ब्रिटिश पोजेशन। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की राइट्स और ओनरशिप के अंदर उसको कंट्रोल किया जाएगा। फिर हमारे पास आता है एक्ट ऑफ 1786। तो एक बहुत ही जो ब्रिटिश आर्मी के बहुत ही उम्दा और बहुत ही एक्सपीरियंस गवर्नर जनरल मिलिट्री ऑफिसर्स होते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो ये इंडिया आते हैं, इनको इंडिया भेजा जाता है। तो इंडिया आते हैं, गवर्नरशिप इनको प्रेजेंट की जाती कि आपने बहुत अच्छा काम किया ब्रिटिश के लिए यूएस के अंदर। जब ब्रिटिश यूएस वाज आल्सो वन ऑफ द कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिशर्स। सो he has done very good work in the area of upholding the British interest in the USA, right. But after the independence of the United States of America from the colonial rule, the system changed। तो इनको कहाँ भेजा गया? इंडिया। तो इंडिया इनको बोले आप आइए इंडिया, आपको गवर्नर जनरल बनाया जाएगा। तो उन्होंने बोला ठीक है हम आएंगे, लेकिन मेरी दो शर्तें होगी। पहली शर्त क्या होगी? ही शुड बी गिवन पावर टू ओवरराइड द डिसीजन ऑफ हिज काउंसिल्स, और दूसरा ही वुड आल्सो बी दी कमांडर इन चीफ। तो देखो दो शर्तें थी, दोनों शर्तें को ब्रिटिश गवर्नमेंट आराम से मान लिया। और ये हम देखेंगे आगे के भी जो गवर्नर जनरल होते हैं उन लोग को भी ये पावर दी जाती है। तो एक आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1773, इसमें भी जो भी पावर कॉर्नवालिस को दी गई थी वो पावर सक्सेसिव गवर्नर्स को भी मिल गई, राइट। तो it extended the trade monopoly of the company in India for another 20 years। जो ट्रेड मोनोपोली थी इसने कंपनी की, उसकी जो मोनोपोली को 20 years तक और एक्सटेंड कर दिया। ओके 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 गाइस, मैं देखता हूँ वॉल्यूम को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। ओके, सो नाउ द ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली, ईस्ट इंडिया की कंपनी की मोनोपोली को 20 साल तक और बढ़ा दिया गया। हमने देखा था ईस्ट इंडिया कंपनी को क्वीन एलिजाबेथ वन के थ्रू उनको स्पेशल एक्सक्लूसिव राइट मिला था कि आप जाइए इंडिया और इंडिया में ट्रेड करिए। इसके अलावा आपके अलावा अगर ब्रिटिश की कोई एंटिटी नहीं जाएगी इंडिया में, एक्सक्लूसिव राइट है आपका। अब हमने देखा था कॉन्टिनेंटल सिस्टम जब आया, नेपोलियन जब काफ़ी पावरफुल इमर्ज हुआ यूरोप के अंदर, तो उन्हें ब्रिटिश का जो ब्रिटिश और नेपोलियन एम्पायर, नेपोलियन जो फ्रांस को लीड कर रहा था, काफ़ी राइवलरी चलती थी। तो कॉन्टिनेंटल सिस्टम लेके आता है और जो ब्रिटिश के जो भी ट्रेडर्स थे यूरोप के अंदर, उनके अगेंस्ट पॉलिसी आती कि कोई भी यूरोपियन एंटिटी जो नेपोलियन के अंदर कंट्रोल में है वो ब्रिटिश से ट्रेड नहीं करेगा, ब्रिटिश मर्चेंट से ट्रेड नहीं करेंगे। तो इससे जो ब्रिटिश मर्चेंट थे उनका पूरा ट्रेड खत्म हो गया और वो गए ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास, बोला कि देखिए सर, नेपोलियन की कॉन्टिनेंटल सिस्टम से हमारा पूरा जो है हमारा बिजनेस सारा ठप हो गया, अब हम क्या करें।
तो उनको पता रहता है इंडिया के बारे में कि इंडिया कितना एक प्रेशियस कॉलोनी है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल एंटिटी है। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की ब्रिटिश मर्चेंट्स ने, जो पहले यूरोप में ट्रेड करते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट से कि हमें परमिशन दीजिए कि हम इंडिया में जाकर ट्रेड करें। इस परमिशन क्यों लेनी पड़ी? क्योंकि ओनली ईस्ट इंडिया कंपनी को एक्सक्लूसिव राइट था। तो ये बात मान ली गई ट्रेडर्स की, और हम देखेंगे आगे की एक्ट में, चार्टर एक्ट 1813 में कुछ स्पेस मिला कि कोई भी ब्रिटिश मर्चेंट आके इंडिया में ट्रेड कर सकता है। जो मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसको मोनोपोली को खत्म कर दी गई, और दो ही चीज़ों में मोनोपोली रखी गई, एक है ट्रेड इन टी और दूसरा ट्रेड विद चाइना, राइट। और उसके बाद दूसरे एरिया में ब्रिटिश का कोई भी मर्चेंट ट्रेडर आके बिजनेस कर सकता था इंडिया में। ये देखिए, तो इट अबोलिश द मोनोपोली ऑफ द कंपनी। तो कौन सी एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को की मोनोपोली को अबोलिश की? 1833 एक्ट ने, राइट। Yeah, so it happens, and after that we see sovereignty of the British Crown over the company territory in India. One more thing that was one of the most important feature of this Charter Act of 1830 कि sovereignty है जो ब्रिटिश क्राउन की, काफी ज्यादा असर्ट की गई कि जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो टेरिटरी थी, जो भी पावर क्षेत्र था, उसके ऊपर सॉवरेनिटी मतलब ओनरशिप, राइट, किसकी रहेगी? ब्रिटिश क्राउन की रहेगी। Yeah, now this is a very very important act. So we can see that the Regulating Act of 1773 laid the foundation of central administration in India. So question आ सकता है कौन से particular act ने सेंट्रल गवर्नमेंट का फाउंडेशन रखा इंडिया के अंदर? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। उसके साथ हम देखेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है जो चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इस एक्ट को बोला जाता है कि दिस चार्टर एक्ट हैज लेड द कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन इंडिया, राइट। सो इसमें देखो कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन पावर हो जाती है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को क्या बना दिया जाता है? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो देखिए पहले बंगाल एक प्रोविंसेस, उसको काफी ज्यादा ऑटोनॉमी दी गई, पावर दी गई। उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को क्या बना दिया जाता है? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इट रिफ्लेक्ट सी इमर्जेंस ऑफ वेरी पावरफुल एंटिटी एंड अ वेरी वाइडर टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन। तो पहले गवर्नर जनरल हमारे बनते हैं कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। पहले फर्स्ट गवर्नर जनरल बिकेम द लॉर्ड विलियम बेंटिक, राइट। इसके साथ हम देखेंगे इट डिप्राइव द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड द मद्रास फ्रॉम द लेजिस्लेटिव पावर, एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज गिवन एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर, और कोई भी लेजिस्लेटिव पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता। पावर का लेजिस्लेटिव इस्तेमाल कौन करेगा? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो उस समय थे हमारे William Bentinck, right? And thereafter we also see it ended the activity of East India Company. So remember, this is very very important. This Charter Act of 1833 has also ended the commercial activity of East India Company, and now the East India Company has just become a administrative body. हम आगे भी देखेंगे, ऑलमोस्ट समझो तो ईस्ट इंडिया कंपनी का खत्म हो गया, डेड एंड चल रहा है बिल्कुल, क्योंकि उनकी पहले मोनोपोली थी। तो 1833 ने मोनोपोली खत्म किए, और 1833 ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कमर्शियल एंटिटी का पूरा उसका दर्जा खत्म कर दिया। बस अब वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी रह गई जो एडमिनिस्ट्रेशन में काम करेगी, कमर्शियल एंटिटी बिल्कुल नहीं होगा। उनका जो ट्रेड था मोनोपोली बरकरार रखेगी थी, ट्रेड इन टी एंड ट्रेड इन चाइना, इसको भी खत्म कर दिया गया। अब ब्रिटिश का कोई भी मर्चेंट ट्रेडर ट्रेड इन टी कर सकता है इंडिया में आके, या चाइना के साथ भी ट्रेड कर सकता है। और एक और चीज है, East India Company has commercial body and become the purely administrative body. It provided that the company territory in India were led by the trust of His Majesty. So this word is important. ये शो करता है कि ब्रिटिश जो मोनार्क है उसका कंट्रोल आ रहा है धीरे धीरे इंडिया के अंदर, ट्रांजिशन हो रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश मोनार्क। Now we have the Charter Act of 1853. This was the last Charter Act that we have studied in the last class. So let's have a quick revision of this act. Guys, if you have any question related to any act that we have studied, you can just write in the chat box, right? Please participate. When you participate, we learn a lot. Okay, before we start the revision of this, let me ask some question to you. Okay, so which particular act has ended the monopoly of East India Company? Which particular Charter Act has ended the monopoly of East India Company? Just monopoly only, and the monopoly in the trade in tea and trade with China was left. Can you guys answer? कौन सी चार्टर एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को खत्म कर दिया? Guys, participate, give your answer. It will boost your confidence
and definitely you are going to improve the lot. तो कौन से एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को खत्म कर दिया? जो मार्स, यू आर राइट, 1813, right? 1813. Guys, if you have any doubt related to the 1813, you can write in the chat box. If everything is clear, just uh, give thumbs up. Right, Modo is right. K is KA is right. 1813 and one. See, it just ended the monopoly, but monopoly in trade in tea and trade with China was kept. Yeah, so we one more information. The Charter Act of the Charter Act of 1833 tried to come up with the open competition system. So you know, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनको रूल करने के लिए ऑफिसर्स की जरूरत थी, तो उन ऑफिसर्स को ब्रिटिश सिविल सर्विसेज के द्वारा रिक्रूट किया जाता था और काफ़ी हाई पेइंग जॉब होती थी। जो सैलरी मिलती थी ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स को काफ़ी ज़्यादा हायर थी जो कि सैलरी ब्रिटिश ऑफिसर्स को मिलती थी। तो काफ़ी जो इट वाज वन ऑफ द मोस्ट प्राइज डेस्टिनेशन फॉर द एस्पायरिंग सिविल सर्वेंट, राइट? इंडिया में वो उस समय वो प्रिपरेशन करते थे कि भाई चलो हम अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं, मेहनत करते हैं, ईस्ट इंडियन कंपनी में हम सिविल सर्वेंट बनेंगे और खूब पैसे छापेंगे। पैसे तो सैलरी भी ज़्यादा मिलेगी और साथ साथ करप्शन और ब्राइबिंग का तो मौका ही मौका है। और हमें पता है इंडिया कितना प्रीशियस कॉलोनी है, so they were aspiring to serve in India as a British civil servant. So that was one of the important aspect when it's come to the British civil services during that time. So एक और चीज हम देखेंगे, बट जो ब्रिटिश सिविल सर्विसेज था वो रिस्ट्रिक्टेड था ओनली ब्रिटिशर्स के लिए, यूरोपियन के लिए। इंडियंस को मौका ही नहीं मिलता था कि आप भी आओ सर, देखो हमारे कंट्री में हमें रूल कर रहे हैं और हमें ही मौका नहीं दे रहे हैं पार्टिसिपेट करने का डिसीजन मेकिंग में। तो कितनी ज़्यादा आयरनी थी कि भाई इतने बड़े कंट्री को रूल कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उससे ब्रिटिश के कारखाने चल रहे हैं, ब्रिटिश में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, इंडिया के रिसोर्सेज थे, बट इंडियन को बिल्कुल एकदम मौका ही नहीं दिया जा रहा कि भाई आप आगे आओ, हमारे बराबर आओ, डिसीजंस लो, बड़े पोस्ट पर जाओ और काम करो अपने, सब मिलजुल के काम करते हैं और वेलफेयर करते हैं इंडिया का। बिल्कुल नहीं था, क्योंकि शुरू से ही ब्रिटिश का इंटेंशन रहा है एक्सप्लॉइट करो, एक्सप्लॉइट करो, एक्सप्लॉइट करो एंड एक्सट्रैक्ट दी रिसोर्सेज एज मच एज पॉसिबल, राइट? सो इंडिया वाज मोस्ट प्राइज्ड एंड मोस्ट प्रेशियस कॉलोनी फॉर द ब्रिटिशर्स, जिसने ब्रिटिश की इंडस्ट्रियलाइजेशन को बूस्ट किया। उसके साथ साथ ब्रिटिश ने जो वर्ल्ड वॉर में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो जीता और उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी काफ़ी हद तक काफ़ी अपने आप को मजबूती से पेश किया, वो इंडिया का काफ़ी ज़्यादा रोल रहा है। इंडियन सोल्जर्स भी काफ़ी ज़्यादा ब्रिटिश आर्मी में थे। इसके साथ जो रिसोर्सेस आते थे इंडिया से, रॉ मटेरियल, इंडिया वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मेनी टेक्सटाइल गुड्स इन द वर्ल्ड, और वी वर एक्सपोर्टिंग कंट्री। बट जब ब्रिटिशर आया तो हमारे एक्सपोर्ट को उन्होंने पूरा ख़त्म कर दिया, और जो एक कंट्री एक्सपोर्टर थी वो जस्ट एक इम्पोर्टर रह गई, इम्पोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल बन के रह गई। तो ये कितनी आयरनी थी, राइट? तो देखते हैं, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 ने असली में ही सिस्टम ऑफ ओपन कॉम्पिटिशन्स को इंट्रोड्यूस किया। इसका मतलब ये था कि अब जो सिविल सर्विसेज है ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, जो ऑफिसर अपॉइंट होते हैं, उसमें इंडियंस को भी मौका दिया जाएगा कि आप भी आइए, एग्जाम्स को लिखिए, क्वालिफाई करिए और ईस्ट इंडिया कंपनी में एक ब्यूरोक्रेट बनिए, राइट? तो रिवाइज करते हैं इसको हम। So see, it separated first time the legislative and executive function of the Governor General Council. तो पहले गवर्नर जनरल का काउंसिल था, दोनों लेजिस्लेटिव फंक्शन और एग्जीक्यूटिव फंक्शन दोनों एक साथ ही होता था। अब बट इस एक्ट ने सेपरेट कर दिया, लेजिस्लेटिव फंक्शन को सेपरेट कर दिया एग्जीक्यूटिव फंक्शन से। अब देखो, एक 6 मेंबर की कमेटी बनाई जिसको बोला गया लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स। लेजिस्लेटिव काउंसिलर मतलब जो लॉज बनाने का जो काम होगा, ये लोगों का इन 6 मेंबर्स का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहेगा एड एंड एडवाइस करने के लिए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को, ठीक है? इसके बाद हम देखेंगे एक मिनी पार्लियामेंट बना जिसको बोलेंगे इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये मिनी पार्लियामेंट भी इसको बोला गया। ये इनका काम था लॉ बनाने का, और जो 6 मेंबर थे और जो गवर्नर जनरल था वो सब मिलके बनाते थे। इसके बाद इट इंट्रोड्यूस ओपन कंपटीशन सिस्टम, हमने बताया। इट्स फॉर द सिलेक्शन ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्विस। इसके लिए ब्रिटिश ने मैकेले कमेटी को अपॉइंट किया, जिसको बोला जाता है कमेटी ऑन द इंडियन सिविल सर्विसेज। और जो कवर्नेटेड सिविल सर्विसेज थी, कवर्नेटेड मतलब ओनली
फॉर द ब्रिटिशर्स एंड द यूरोपियन पीपल, उसको ओपन किया गया इंडियंस के लिए भी। तो हम देखेंगे आने वाले क्लासेस में कि भाई जो हमारे सर अरविंदो थे, सुभाष चंद्र बोस थे, और भी हमारे अच्छे फ्रीडम फाइटर, उन सब ने ब्रिटिश सिविल सर्विस को क्वालिफाई किया, बट उन्होंने रिजाइन नहीं किया क्योंकि उनको पता चला असली में नेचर क्या है ब्रिटिश का, किस तरह से हमें बेवकूफ बना के एक्सप्लॉइट करके आपस में ही लड़ा रहे हैं। इसके बाद देखेंगे इट एक्सटेंडेड द कंपनी रूल एंड अलाउ इट टू रिटेन द पोजीशन ऑफ इंडियन टेरिटरी इन द ट्रस्ट ऑफ ब्रिटिश क्राउन। अब देखो क्राउन का आ रहा है धीरे धीरे कंट्रोल, पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी का था इनिशियली, फिर धीरे 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 क्राउन का, क्राउन के लिए ग्राउंड तैयार हो रहा है, राइट। जो क्राउन मतलब ब्रिटिश मोनार्क और कंप्लीट पावर ऑफ ब्रिटिश मोनार्क ओवर इंडिया। इट इंट्रोड्यूस फर्स्ट टाइम द लोकल रिप्रेजेंटेशन इन द इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो लोकल रिप्रेजेंटेशन को इन्होंने पहली बार इंट्रोड्यूस किया, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो 6 न्यू लेजिस्लेटिव मेंबर्स ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल, उसमें से 4 वर अपॉइंटेड बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा। सो 1853 दो मायने में इंपॉर्टेंट है। पहला, इट फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस द ओपन कंपटीशन सिस्टम फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ इंडियन सिविल सर्वेंट फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी, एंड सेकंड इट इंट्रोड्यूस द लोकल रिप्रेजेंटेशन। जो 6 मेंबर थे गवर्नर जनरल के काउंसिल्स के, उसमें से 4 जो थे ना, वो जो हमारे प्रोविंसेस थे, बॉम्बे, मद्रास, आगरा और उसके साथ बंगाल, वहां से इलेक्ट होके आते थे, राइट। और इट फर्स्ट टाइम एक्चुअली सेपरेटेड द legislative and executive function of the Governor General Council. So these were some of the important points with respect to Charter Act of 1853. Last time we have also covered Charter Act of Good Government Act of 1858. Guys, if any doubts, please write in the chat box. Okay, okay. यस, यू देखो चेंज, क्वीन चेंज भी हुए हैं, क्योंकि देखो कब से रूल कर रहे हो, 1600 100 1600 से लेके 1947 तक। तो देखो कितना, यहाँ 200 साल की बात हो रही है। 200 साल तक तो कोई जिंदा नहीं रहेगा, तो क्वीन जरूर चेंज हुए। क्वीन एलिजाबेथ वन थी, और जब आजाद हुए, उस जब हमारी कंट्री आजाद हुई, तो उस समय हमारे पास देखो, अभी रिसेंटली हमारे पास लास्ट ईयर इज ओनली द क्वीन हैज चेंज, तो मेनी 3 और 4 देखो 3 से 4 जो किंग और क्वीन है चेंज हुए ब्रिटेन के अंदर। Only we had Queen Elizabeth II, not 3. Only last to last year, I guess, Queen Elizabeth died. She expired. So Queen Elizabeth III is no. नहीं, Queen Elizabeth III नहीं. Only Queen Elizabeth II तक ही रहा तक उनका. But किंग थे, अभी भी ब्रिटेन में क्या है, अभी किंग है, किंग चार्ल्स। Now we have seen that we have seen the revolt of हमने देखा था रिवोल्ट ऑफ 1857, जिसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है। तो हम देखेंगे ब्रिटिश की जो एक्सप्लोइटेटिव पॉलिसी थी, चाहे आप इकोनॉमिक डोमेन में हो, सोसाइटल डोमेन में हो, पॉलिटिकल डोमेन में हो, किस तरह से हमें एक्सप्लोइट किया उन्होंने, और किस तरह से हमारी जो पूरी सिस्टम थी, जो काफ़ी वेल मैनेज सिस्टम था इंडिया का, उसको पूरा रैप्चर कर दिया, ख़त्म कर दिया। और कई सारे इश्यूज है, फार्मर जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर को उन्होंने एकदम खराब कर दिया, कमर्शियल कल्टीवेशंस को इंट्रोड्यूस कर दी। जो रॉ मटेरियल होते थे, सी दे जस्ट यूज रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस करके फिर वहां बेचते थे। एक टाइम पे फिर रॉ मटेरियल भी ब्रिटेन से इंडिया में आने लगा। टेक्सटाइल की इंडस्ट्री फलता फूलता टेक्सटाइल की इंडस्ट्री थी, उसको भी उन्होंने खत्म कर दिया। पॉलिटिकली एक काफी सुपीरियर पावर, जो दीवानी राइट्स मिली उनको बैटल ऑफ बक्सर के बाद, तो उसके बाद देखें दीवानी राइट के बाद काफी पावरफुल एंटिटी बनती है। और जो हमारे जो अभी इस समय के मुगल रूल था, जो हमारे लास्ट बहादुर शाह जफर थे, वो 1857 क्रांति के बाद खत्म हो जाते हैं। ब्रिटिश उनको अरेस्ट कर लेती है और बर्मा भेज देती है, म्यांमार, राइट। और इससे पूरा जो मुगल सिस्टम था पूरा खत्म हो जाता है, और असली मायने में ब्रिटिश रूल, अंग्रेजों का राज स्टार्ट होता है इंडिया के अंदर 1858 से। क्राउन जो है ना, जो ब्रिटिश की जो महारानी थी क्वीन एलिजाबेथ वन, तो इनको घोषित, ये अपने आप को घोषित कर देते कि आज से
मैं इंडिया की क्वीन हूँ, और इंडिया एक ब्रिटिश डोमिनियन है, इंडिया मतलब एक ब्रिटिश टेरिटरी है, राइट। तो ये 1815 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1858 में डिक्लेरेशन आता है, बोलता है फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड Queen Elizabeth I will be the Queen of India and India will be treated as one of the territory of the British. सो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1580 1858 को लेके आते हैं। इसका बैकग्राउंड देखा, रिवोल्ट ऑफ 1857। तो ब्रिटिशर्स को लगा भाई अगर हम तरीके से रूल नहीं करेंगे इंडिया के अंदर तो बहुत ही जल्दी हमारी जो मोस्ट प्रेशियस कॉलोनी है इंडिया उसको हम लूज कर देंगे। तो इसीलिए उन्होंने थोड़ा सा कॉस्मेटिक चेंजेस लेके आने की कोशिश की कि भाई लोगों को लगे, इंडियंस को लगे कि देखो ब्रिटिश अच्छे हैं, बुरे नहीं है, ब्रिटिश आपके अच्छे के लिए काम करेंगे, और जो भी हुआ सो हुआ। अब ब्रिटिश काम खोल चुका है, ब्रिटिश अब अच्छी हो चुकी है, ब्रिटिश अब ट्रू मायने में जो इंडियन है उनका वेलफेयर करेगा। बट एक्चुअली में ऐसा हुआ नहीं। जो 1858 एक्ट था वो प्योरली फोकस किया एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स पर, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस पर, लोगों की लाइफ पर, और लोगों की जो जेन्युइन प्रॉब्लम्स थी, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड हो या हमारी इकोनॉमी सेक्टर से रिलेटेड हो, उसको बिल्कुल उन्होंने नकार दिया, बिल्कुल उस पर ध्यान नहीं दिया। बस अपनी पोजीशन को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन्होंने ये चेंज लेके आया। हम इसके कुछ प्रोविजन से आपको पता ही चल जाएगा जो हमने किया था लास्ट टाइम। देखो, it provided that India henceforth was governed by and the name of Her Majesty, right? So Queen Elizabeth I. It changed the designation of, देखो, Governor General of India। तो गवर्नर जनरल, ओके गाइस, कैन एनीवन टेल कि भी जो ये डेजिग्नेशन है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन से चार्टर एक्ट में से आया था? कौन से चार्टर एक्ट से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का डेजिग्नेशन आया था? गाइस प्लीज पार्टिसिपेट, give your answers. Which particular act has actually led the coming out of so called Governor General of India? Which particular charter act has paved the way for the position of Governor General of India? अपना आंसर्स लिखिए चैट बॉक्स में गाइस। Kenil, T4G Gaming, I read your answers, appreciated। Miss Positive, appreciated। Joe Mars, appreciated। Godak, appreciated। Banga, Bangia, appreciated। Guys participate, I want some more participation guys। Modu, appreciated। I'll recall the name of guys, please। In right now we are having 28 student, I want the answer by each and every student। Till now I have just got answer from 7 student only, so please answer, please give your response guys। Which particular charter act has paved the way for the position of Governor General of India? Guys participate। Karthi, Polen, appreciated। BTS Army, appreciated। Anga, Pabin, appreciated। Jimsy, appreciated। I really appreciate guys, please make sure you participate. When you participate, things become quite engaging and we learn a lot in that particular conducive environment। So yeah, please participate, you will be connected and it will be quite helpful when it's come to understanding the concept। देखो, these things are quite I mean factual thing, but the way I am teaching you, ऐसा कि ये इम्प्रिंट हो जाए आपके माइंड पर और आपको ज़्यादा इस पे एफर्ट करने की ज़रूरत ना हो, राइट। सो ये प्रोविज़न आप सुनोगे ये आपके दिमाग में इम्प्रिंट रहेगा, और जब एक बार आप रिवाइज करोगे तो थिंग्स बहुत अच्छी क्लैरिटी हो जाएगी आपको। MG पेजर, आई रियली अप्रिशिएटेड।
Some more guys, please participate. Okay, guys, I really appreciate to all of you, those who have participated and those who have not. I really I want all of you to participate in a very positive way. Definitely, you are going to learn a lot, and definitely it is going to boost your confidence as well. Okay, so let's come back to the topic. So we were doing the Government of India Act 1858, and this was also called Good Government Act. गुड गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1858. देखो हंसी भी आती है इस बात को सुन के, गुड गवर्नमेंट एक्ट। गुड क्या किया उन्होंने, अभी तक तो पूरा बैड ही किया, और बैड करने के लिए पूरा सिस्टम भी बना लिया और फ्यूचर में, ठीक है। तो देखो इन्होंने क्या बनाया, सबसे पहले जो गवर्नर जनरल था उनको उनको एक नई पोस्ट दे दी, नया उनका नाम चेंज करके गवर्नर जनरल से वॉइसरॉय ऑफ इंडिया बना दिया। और जो वॉइसरॉय ऑफ इंडिया थे वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव थे किसके, क्वीन के। वॉइसरॉय ऑफ इंडिया वाज द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्वीन, राइट, इन इंडिया। एंड इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट ऑफिस क्रिएट करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जिसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोलते हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर होता है और वो अकाउंटेबल होता है ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए। और सेक्रेटरी एक पावरफुल एंटिटी होती है इंडिया को मैनेज करने के लिए। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया जाता है, जो कि ब्रिटिश कैबिनेट का एक मेंबर होता है, और अकाउंटेबल किसका होता है, ब्रिटिश पार्लियामेंट के, राइट। और उनको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करने के लिए 15 लोगों की एक काउंसिल्स बनाई जाती है, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को हेल्प करेगी उनको रूल करने के लिए, इंडिया में जो रूल्स बनाने के लिए, रेगुलेशंस बनाने के लिए। तो देखिए 15 नंबर की टीम भी बनाई जाती है, Council of India, to assist the Secretary of State for India. The council was just advisory body, and the Secretary of State was made the chairman of the council. तो chairman council कौन थे, Secretary of State थे, और ये एक advisory body था। तो it constituted the Secretary of State in council as a body of corporate capable of suing and being sued in India and England. So काफी important body बन गई, राइट। इनको पावर ऑथोरिटी भी दी गई भी सू करने का, मतलब जुडिशियल एक्शंस लेने का। सो देखो द मेजर चेंजेस दैट ब्रॉट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 इज जस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। it failed to bring some substantial changes so that the life of the native could increase. So it was just like a one sided affair, and आंखों में धूल दोगने वाली बात। दो उन्होंने दिल्ली दरबार हुआ, घोषित किया भाई आज से महारानी, ब्रिटेन की महारानी इंडिया को अडॉप्ट कर लेगी, इस तरह से बात की, और जो भी इंडिया के प्रॉब्लम है सब दूर हो जाएंगे। ये बिल्कुल ऐसा नहीं था, ये आंखों में झूल झोंकने जैसी बात कही थी। ब्रिटिशर ने कभी भी ऐसा इंटेंशन नहीं रखा कि भी इंडिया का वेलफेयर करेंगे। कहीं पे भी ब्रिटिश की कॉलोनी हो, आप देखो ब्रिटिश वाज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कॉलोनियल कंट्री, लेकिन आप किसी भी कॉलोनी में जाओ ब्रिटिश की, आप देखोगे नेटिव के साथ उन्होंने एक्सप्लॉइटेशन नहीं किया है जहाँ पे भी गए। हाँ कुछ चेंजेस आए हैं कि मॉडर्न इंस्टीट्यूशन उन्होंने इंट्रोड्यूस की, जैसे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, ठीक है, बट उसका भी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया अपने इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए, ये नहीं कि नेटिव के इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए, बिल्कुल नहीं। चाहे मॉडर्न एजुकेशन चाहे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया हो इंडिया में, या मॉडर्न जुडिशियल सिस्टम हो या पार्लियामेंट्री सिस्टम हो, सब अपना इंटरेस्ट पे, कोई दूसरे का नेटिव के इंटरेस्ट पे बिल्कुल नहीं। So guys, if you have any issue, please let me know. This was the last act that we have studied last time. Today we'll start some new acts also. So अगर वॉइस रॉ के ऑफिस में किसी को डाउट है तो राइट इन द चैट बॉक्स। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के ऑफिस में किसी को डाउट है तो राइट इन द चैट बॉक्स। सेक्रेटरी की काउंसिल्स में किसी को डाउट है तो राइट इन द चैट बॉक्स। इज एवरीथिंग इज क्लियर? देन गिव यस, गिव थम्स अप। सो गाइज मैं मान लूं कि आप सब लोगों को सब चीज समझ में आ गया है। हाँ बोलिए, यस बोलिए अगर आपको आ गया है समझ में तो। ओके गाइस, सो हम आज आगे बढ़ते हैं।
आई होप कि आपको समझ में आए 1858 तक और हेल्पफुल रहा। ये फैक्चुअल चीज़ था जिसको स्टूडेंट रट्टाफिकेशन करते हैं, बट अगर आप आपके माइंड में ये चीज़ें बस जाए तो आपको रट्टाफिकेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। और एग्जाम में आप क्वेश्चंस डेफिनेटली देखोगे, इन टॉपिक से हमेशा आते हैं और आएंगे भी। जो मार्च 15 मेंबर्स इंडियन नहीं थे, 15 मेंबर एक्चुअली ज़्यादातर जो 15 मेंबर थे, हम देखेंगे इसके बाद से इंडियन का एसोसिएशन शुरू होता है लॉ मेकिंग प्रोसेस में। वो कुछ इंडियन थे और कुछ ब्रिटिशर्स थे, इंडियन भी हाई एलिट्स क्लास, और मेजरली दे वर द ब्रिटिशर्स एक्चुअली एंड द यूरोपियन पीपल। After this act, we'll see the participation of India in the law-making process. 1816, we have Act 1861 is very important act. That is the act that actually led the process of decentralization in India and association of Indian, for the with the governance system. So we have Indian Councils Act 1861. इसके सिग्निफिकेंस क्या है? इसके सिग्निफिकेंस ये है कि भाई अब देखो, टाइम देखिए आप, 1861 है। इससे पहले क्या क्या घटनाएं घट चुकी थी? इससे पहले 1857 की फर्स्ट रिवोल्ट, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो चुकी थी, और लोगों में अवेयरनेस आ गई थी कि देखो जो ब्रिटिशर्स है ये हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हमारे भले के लिए नहीं सोच रहे हैं। तो ब्रिटिशर्स को ये बात पता चल जाती है कि भाई इंडियंस को पता चल गया कि हम लोग क्या कर रहे हैं रियल मायने में, किस तरह से इनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो चलिए कुछ ऐसा सिस्टम करते हैं जिसमें इंडियन का जो ये माइंड है ना, ये लगे ना कि हम उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो वो अब इंडियन को एसोसिएट करने की कोशिश करते हैं। एसोसिएशन ऑफ इंडियन, एसोसिएशन ऑफ इंडियन विथ गवर्नेंस सिस्टम, ये स्टार्ट करते हैं। देखो कितने चालाक थे। जब भाई जैसे बच्चा रो रहा होता है, किसी चीज के लिए जिद कर रहा होता है, तो कुछ देख के उसको शांत करा दिया जाता है। तो देखो ये कैसे कितने श्रूड एंड कनिंग थे ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में जब रूल कर रहे थे हमें। So we have very very important act. So the background we just discussed, revolt of 1857। कुछ important features देखिए इसके। देखो, the British government felt that the necessity of seeking the cooperation of Indian in the administration of their country। तो ये एक कोई जेन्युइन इंटेंशन नहीं था ब्रिटिशर्स का। ये जस्ट इंटेंशन था भाई कि आंखों में धूल झोंकना इंडियन की, उनको लगे कि भाई इंडियन को भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं हमारे साथ, इंडियन भी गवर्नेंस सिस्टम में है इंडिया के अंदर, तो डर किस बात का, हम सब करेंगे मिलके। नहीं, अब ऐसा नहीं था। फीचर्स क्या देखे? इट मेड द बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन बाय एसोसिएटिंग इंडियंस। देखिए, तो इंडियन को एसोसिएट करना शुरू कर दिया, एंड इट वाज एक्ट सो कॉल्ड, इट लेड द फाउंडेशन ऑफ beginning of, you know representative institution by associating Indian in the law making process। हम देखेंगे एक सत्येंद्र सिन्हा जी थे, उनको एज अ लॉ मेंबर अपॉइंट किया गया गवर्नर जनरल वॉइस रॉय की काउंसिल्स में। देखेंगे दस इट पेव द वॉइस रॉय शुड नॉमिनेट, देखिए कौन नॉमिनेट करेगा? वॉइस रॉय शुड नॉमिनेट सम इंडियन एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स of the expanded council। 1862, Lord Canning, the viceroy, nominated 3 Indians to his legislative council: Raja of Banaras, Maharaja of Patiala, and Sir Dinkar Rao। So okay guys, before this ask, I just want to one question. Who was the first viceroy of India? Who was the first viceroy of India? Okay, yeah, the Cardley Lowland. Basically, first of all, you have Court of Director, then the Board of Control, and then you have Secretary of the State। या एंड 15 मेंबर जो काउंसिल्स थी, वो एड एंड एडवाइस थी, एक एडवाइजरी बॉडी थी, जो सेक्रेटरी उसके चेयरमैन थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सो यस गाइस, यू ऑल आर राइट, लॉर्ड कैनिंग वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। सो वी कैन सी हियर
this act has started the representative institutions by associating Indian with the governance system. तो वॉइस रॉय देखो, जो लॉर्ड कैनिंग थे, दे स्टार्टेड नॉमिनेटिंग फर्स्ट टाइम 1868 में जो वॉइस रॉय थे लॉर्ड कैनिंग, उन्होंने 3 मेंबर्स को नॉमिनेट किया एज ए नॉन ऑफिशियल. देखिए नॉन ऑफिशियल मेंबर, नॉन ऑफिशियल मेंबर मतलब उनके पास कोई किस तरह की पावर नहीं है, वोट देने का पावर. जब भी देखो वोटिंग एक इम्पोर्टेंट सिस्टम था उस समय कि भाई कोई भी अगर डिसीजंस लेना है, राइट, किसी भी मुद्दे पर डिसीजन लेना है इंडिया के अंदर, जो हमने देखा था 15 मेंबर की काउंसिल्स थी, राइट, और उसके साथ कुछ ऑफिशियल्स मेंबर थे. जो ऑफिशियल्स मेंबर थे उनके पास राइट्स था वोट देने का, और जो नॉन ऑफिशियल थे उनके पास राइट नहीं था वोट देने का. वो बस चुपचाप जाते थे मीटिंग में, बैठते थे और सुनते थे, आ जाते थे. उनके पास कोई राइट ही नहीं है. बस उसको इंडियन को ऐसा ना लगे कि भाई ब्रिटिश हमें रूल करे, तो इंडियन का पार्टिसिपेशन ही नहीं है उस रूलिंग सिस्टम में. तो उन्होंने देखो कितनी चालाकी से इंडियंस को मेंबर्स तो बनाया, इंडियन को मौका तो दिया कि आइए हमारे साथ मिलके हम गवर्न करते हैं इंडिया को, लेकिन इंडियन को उन्होंने इनिशियली नॉन ऑफिशियल ही रखा. नॉन ऑफिशियल मतलब कोई वोटिंग का राइट नहीं है. तो कोई भी डिसीजन अगर लेगी तो वोट कुछ नहीं करना, आपने चुपचाप चाय पीनी है, कॉफी पीनी है, निकल जाना है. तो 3 मेंबर्स, दो वॉइस और लॉर्ड कैनिंग ने, 3 जो थे हमारे, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव को नॉन ऑफिशियल मेंबर बना दिया गवर्नर जनरल की काउंसिल्स में. देखिए ये हमारा एक इंडियन काउंसिल्स एक्ट, तो लेजिस्लेटिव फंक्शंस है वॉइस रॉय के. तो देखिए इसमें सेंट्रल लेजिस्लेटिव फंक्शन है, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस है, उसके बाद एडिशनल मेंबर्स है. तो देखिए एग्जीक्यूटिव में हमारे पास वॉइस रॉय 6 मेंबर हमने देखे थे, 6 मेंबर थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स में. और एडिशनल मेंबर्स 2 तरह के थे, तो ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल. तो 1861 ने 3 मेंबर जो इंडियन थे उनको नॉन ऑफिशियल मेंबर बनाया बिना वोटिंग के राइट्स का, राइट. ये देखिए ये पूरा स्ट्रक्चर था. या वन मोर थिंग, देखो एडिशनल मेंबर 6 से बढ़ा दिए जाते हैं 12. पहले देखे थे ऑफिस एग्जीक्यूटिव मेंबर कितने थे, 6. और एडिशनल मेंबर कितने थे हमारे पास, पहले 6 थे जिसको 12 कर दिया जाता था. तो ऑफिशियल मेंबर शेल कॉन्स्टिट्यूट द मेजोरिटी. तो ऑफिशियल्स मेंबर ही मेजोरिटी को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे. और जो इंडियन मेंबर जो नॉन ऑफिशियल अपॉइंट होते थे वो एडिशनल मेंबर्स में होते थे. तो 3 मेंबर्स हमने देखे थे भाई, महाराजा बनारस पटियाला एंड सर दिनकर राव. तो इनको क्या बनाया गया था भाई, नॉन ऑफिशियल्स की मेजोरिटी नहीं होगी तो कोई डिसीजंस लेना हो, वोटिंग करना हो, नॉन ऑफिशियल का कोई काम नहीं, बस ऑफिशियल्स का काम हो. देखो इट इनिशिएटेड प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन बाय, देखो हमने देखा था, या गाइस वन मोर क्वेश्चन, विच पर्टिकुलर एक्ट हैज लेड द कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन इंडिया. कौन से एक्ट ने कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर को एश्योर किया इंडिया के अंदर ब्रिटिश के टाइम पर. कौन सा ऐसा चार्टर एक्ट था जिसने कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन पावर को एंश्योर किया. Guys, give your answer. Which particular act has ensured the complete centralization of power in India? Which particular act has ensured the complete centralization of power in India? I got the response by BTS Army. Some more answer, guys. Tenzing, Miss Positive, Canil, Canly. I got the answers. Okay, some more response, guys. Anga, Pabin, T4H Gaming, Mudu. Yeah, you guys right. I really appreciate your efforts and your participation. Right, you all guys are correct, and I really appreciate the way you people have answered it and the way you people are understanding. I really appreciate it. Okay, so let's understand. So this particular act 1861 has laid the foundation of decentralization process in India. कैसे decentralization? Indians का participation हो रहा है, जो executive body है, additional members आ रहा है, और system change हो रहा है, structure जो है government का. देखो the और एक और काम किया जो लेजिस्लेटिव पावर स्नैच कर ली थी, कौन से पर्टिकुलर एक्ट ने लेजिस्लेटिव पावर स्नैच कर ली थी, 1853 ने, जो बॉम्बे बॉम्बे और मद्रास का जो लेजिस्लेटिव गवर्नर था
उनका जो लेजिस्लेटिव पावर स्नैच कर लिया था 1853 एक्ट में, और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर दे दिया गया था। लेकिन इस 1861 के एक्ट ने 1861 के एक्ट ने लेजिस्लेटिव पावर को जो स्नैच कर लिया गया था उसको रिस्टोर कर दिया गया, लेजिस्लेटिव पावर टू द बॉम्बे एंड मद्रास। तो ये देखते हैं डिसेंट्रलाइजेशन कैसे हो जाता है। पहले तो बस गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ही करेंगे, और उसके बाद अब बॉम्बे और जो इनिशियली जो प्रोविंसेस थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के वो सब इंडिपेंडेंट थे और पावर ऑटोनॉमी थी उनके पास, बट धीरे धीरे पावर्स को छीन लिया जाता है। दूसरे प्रोविंसेस थे, बंगाल जो प्रोविंसेस था बंगाल, उसको काफी इंपॉर्टेंट बना दिया जाता है। उसके बाद गवर्नर जनरल आते हैं, वो भी पावर, जो भी जितने भी प्रोविंसेस है सबसे पावर छीन लेते हैं और गवर्नर जनरल के पास पावर आ जाता है। लेकिन 1861 का जो 1861 का जो एक्ट है वो रिस्टोर करता है लेजिस्लेटिव पावर टू दी प्रोविंसेस, टू दी प्रोविंसेस ऑफ बॉम्बे एंड दी मद्रास presidency, and it does reverse the centralizing tendency that started from the regulating act of 1773, and the climax was 1833 complete centralization and initiation of centralization by the act of regulating act 1773, and it also provided for the establishment of new legislative council for the Bengal northwestern provinces Punjab। देखो अब तो लेजिस्लेटिव पावर दे ही दी, तो फिर लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस भी होने चाहिए। तो भाई लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाई गई बंगाल के अंदर, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर्स के अंदर, पंजाब के अंदर, जो कि 1862 में, 1886 में, 1897 में आई। उसके बाद हम देखते हैं इट empowered the viceroy to make a rules and order for the more convenient transaction of business in the councils, and it also gave recognition of portfolio system। ये इंपॉर्टेंट है गाइस, ये क्वेश्चन आता है कि भाई कौन से एक्ट ने पोर्टफोलियो सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1861 ने पोर्टफोलियो सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। पोर्टफोलियो सिस्टम क्या है, जो एग्जीक्यूटिव मेंबर थे उनको पोर्टफोलियो दी गई। जैसे आज के टाइम में हमारे पास कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, तो कैबिनेट मिनिस्टर को पोर्टफोलियो दिया जाता है। कुछ कैबिनेट मिनिस्टर एजुकेशन मिनिस्टर होते हैं, कुछ हेल्थ मिनिस्टर होते हैं, कुछ आपके होम मिनिस्टर्स होते हैं, होम मिनिस्टर होते हैं। इसी तरह से जो चार्टर एक्ट है 1861 ने पोर्टफोलियो सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, और जो एग्जीक्यूटिव मेंबर थे उनको एक एक पोर्टफोलियो दिया गया। और या अंडर द मेंबर या इट एम्पावर्ड द वॉइसरॉय टू इशू अ ऑर्डिनेंस। तो एक और पावर दी गई, जो वॉइसरॉय थे उनको पावर दी गई कि भाई ऑर्डिनेंस भी इशू कर सकते हो। ऑर्डिनेंस मतलब एक तरह का टेम्पररी लॉ, राइट। पॉलिटी में आप पढ़ेगा नेक्स्ट क्लासेस में, आने वाली क्लासेस में, कि भाई ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ गवर्नर एंड द प्रेसिडेंट आल्सो, राइट। सो वॉइसरॉय देखो ये कहाँ से जाता है, आज के टाइम पे प्रेसिडेंट के पास और गवर्नर के पास ऑर्डिनेंस पावर है, ये यहीं से स्टार्ट होता है, यहीं से हम लेते हैं चीजें अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में हम ऑर्डिनेंस पावर देखते हैं हमारे गवर्नर एंड प्रेसिडेंट के पास। तो इट empowered the viceroy to issue an ordinance without the concurrence of the legislative council during the emergency situation। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के बिना कंकरेंस मतलब बिना यस के, बिना उनकी सहमति लिए हुए वॉइसरॉय ऑर्डिनेंस बना सकते हैं। कितना पावरफुल एंटिटी है ये वॉइसरॉय का इंस्टीट्यूशन, ये शो करता है। तो पहला डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस को इनिशिएट किया। उसके बाद देखते हैं गवर्नर ने पोर्टफोलियो से, वॉइसरॉय ने पोर्टफोलियो सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, एंड लास्ट वॉइसरॉय को ऑर्डिनेंस इशू करने का भी मौका मिला। नाउ इसके बाद हमारे पास एक नया एक्ट आता है, वी हैव दिस इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। 1892 इसमें कुछ चेंजेस होता, अब देखते हैं धीरे धीरे जो प्रोविंशियल्स थी, जो प्रेसिडेंसीज थी, उनको ऑटोनॉमी दी जाती है, उनको पावर दिया जाता है, और इंडियंस का भी देखेंगे रिप्रेजेंटेशन बढ़ रहा है ब्रिटिश की गवर्नेंस सिस्टम में इंडिया के अंदर। इस एक्ट में यही सारी चीजें बातें होंगी। इससे पहले हम देखते हैं कुछ बैकग्राउंड। देखो ये है 1892 की बात। हमें पता है इंडियन नेशनल कांग्रेस कब हो गया था, 1885 में इसकी इनॉग्रेशन हो गई थी, एओ ह्यूम ने मिलके इनोग्रेट किया था। और जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गई तो ब्रिटिश पर काफ़ी ज़्यादा एक तरह से प्रेशर आने लगा कि भाई जो मॉडरेट थे हमारे फ्रीडम फाइटर में, दो ग्रुप बटा हुआ था, मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट। जो मॉडरेट थे जैसे फिरोज शाह मेहता है, आपके दादा भाई नौरोजी है, सत्येंद्र सिन्हा है हमारे पास, और उसके बाद या वी हैव मेनी लीडर्स दोज आर मॉडरेट। उनका डिमांड क्या था, वो प्रेयर पिटीशन, सो ब्रिटिश से डिमांड करते थे, डिमांड नहीं रिक्वेस्ट करते थे कि हमें और इंडियन को मौका दीजिए पावर के लिए, एजुकेशन के लिए कुछ करिए, हेल्थ केयर सेक्टर के लिए करिए, इंडस्ट्रीज के लिए कुछ करिए,
प्रेयर एंड पिटिशन के तौर पर ब्रिटिश से रिक्वेस्ट करते थे। और उनको लगता था कि ब्रिटिश रूल इंडिया में ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, क्योंकि ब्रिटिश रूल होने से इंस्टीट्यूशंस आई और एक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस डेवलप हो रहा है, तो ब्रिटिश इंडिया के अच्छे के लिए है। तो मॉडरेट का ये मानना था, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट का मानना बिल्कुल अलग था। उनको बिल्कुल हल्का सा भी ब्रिटिश पर विश्वास नहीं था कि ब्रिटिश इंडिया के अच्छे के लिए है, ब्रिटिश को उखाड़ फेंको, यही सोचते थे। जैसे हमारे पास श्री अरविंदो है, बाल गंगाधर तिलक है, लाल बाल पाल बोला जाता है, तो ये दे वर द एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ऑफ पीपल। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांड करती है इंडिया रिफॉर्म्स की, सिविल सर्विसेज में रिफॉर्म्स की, इकोनॉमी में रिफॉर्म्स की। तो प्रेशर बनता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास। तो इसको एक और है, देखो फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म भी बढ़ता है भाई इन द लेड ऑफ, जैसे आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म होता है, तो नेशनलिज्म की भी नोशंस काफी ज्यादा इंप्रूव होती है ब्रिटिश के अंदर। इसके साथ हम देखते हैं ऑन देयर डिमांड दे रिफॉर्म द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। दे ऑल्सो वांटेड टू प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन इंस्टेड ऑफ नॉमिनेशन। जो नॉमिनेशन था, नॉमिनेट करती थी वॉइस रहे, तो बोलते थे इंडियन की नहीं, हमें नॉमिनेशन नहीं चाहिए, हमें इलेक्शन चाहिए, लोगों के द्वारा चुन के हम जाएंगे वॉइस रहे के काउंसिल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में। INC also wanted right to hold discussion on financial matters which was hitherto not allowed। जो फाइनेंशियल मैटर थे, जो बजट है, जो पैसा इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट कमा रही है, उसका कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, वो पैसा इंडिया से कमा रही है तो इंडियन के वेलफेयर के लिए यूज होना चाहिए, ना कि उसको डाइवर्ट कर देना चाहिए दूसरी जगह, होम चार्जेस जिसे हम बोलते थे। तो पैसा ह्यूज कमाती थी इंडिया के अंदर, वो पैसा सारा ब्रिटिश बाहर अपने कंट्री ब्रिटेन में लेके जाते थे, वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन में, अपनी डिफेंस फोर्सेस में लगाती थी, राइट। तो जो आज का ब्रिटिश देख रहे हो, वो ब्रिटिश जो अपने आप को बोलता है डेवलप्ड कंट्री, उसमें इंडिया का काफ़ी ज़्यादा रोल रहा है। इंडिया के रिसोर्सेज पर, इंडिया के मटेरियल रिसोर्सेज पर वो आज अपने आप को डेवलप कंट्री बोलते हैं, एंड दे मस्ट रिकॉग्नाइज दिस। एंड द वॉइसरॉय लॉर्ड डफरिन सेट अप अ कमेटी टू लुक इनटू द मैटर। तो ये सारी जो भी डिमांड थी नेशनल कांग्रेस की, तो डफरिन ने एक कमेटी वो उसकी फॉर्म किया और बोला चलो हम देखते हैं कमेटी में क्या कर सकते हैं आप लोगों के डिमांड्स के लिए। तो फाइनली इंडियन काउंसिल एक्ट बनाते हैं, इसमें कुछ डिमांड्स को मान लिया जाता है, देखेंगे। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर इन द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बट मेंटेन द ऑफिशियल मेजोरिटी इन देम। तो देखो इन्होंने क्या किया, पहला 1892 ने जो एडिशनल मेंबर थे नॉन ऑफिशियल, उनका जो नंबर है बढ़ा दिया, बट अगेन मेजोरिटी किसके पास थी, ऑफिशियल जो एग्जीक्यूटिव थी, एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल मेजोरिटी उन्हीं के पास थी, नॉन ऑफिशियल्स के पास नहीं थी। इसके बाद इट इंक्रीज द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड गेव देम द पावर ऑफ डिस्कसिंग द बजट एंड एड्रेसिंग द क्वेश्चंस टू एग्जीक्यूटिव। तो इससे पहले हमने देखा था इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड की कि हमें भी पावर होना चाहिए, हमें भी राइट होना चाहिए बजट को, फाइनेंशियल मैटर को डिस्कस करें। तो इस एक्ट में जो डफरिन ने कमेटी फॉर्म की थी, बोला कि हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने इस बात को मान लिया, उन्होंने बोला ठीक है, जो इंडियंस हैं उनको मौका, जो रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम में है उनको मौका होगा बजट पर, फाइनेंशियल इश्यूज पर डिस्कशन करने का, लेकिन वोटिंग का बिल्कुल नहीं। इट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द नॉमिनेशन ऑफ अ नॉन ऑफिशियल मेंबर to the Central Legislative Council by the Viceroy on the recommendation of Provincial Legislative Council and the Bengal Chamber of Commerce, and also Provincial Legislative Council by the Governor on the recommendation of District Board, Municipalities, यूनिवर्सिटी। देखो एक और इम्पोर्टेंट काम करता है गवर्नमेंट इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। सो इट प्रोवाइडेड फॉर द नॉमिनेशन ऑफ सम नॉन ऑफिशियल टू द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल काफी इंपॉर्टेंट था और वॉइस रॉय के अंदर काम करता था, लेजिस्लेटिव मुद्दों पे काम करता था, राइट। तो कुछ नॉन ऑफिशियल्स जो थे उसको ऑब्वियसली हम देखते हैं यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन है उनका इम्प्रूव किया जाता है। तो या देखिए सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो वॉइस रॉय है, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, जैसे बॉम्बे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल हो गई, मद्रास हो गई हमारे पास, और उसके बाद हम बंगाल प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये और बंगाल चैम्बर कॉमर्स, ये एक्चुअली नॉमिनेट करेंगे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए, ना जो हमारे लीडर्स होंगे इंडियन। उसके बाद प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में भी मेंबर को अपॉइंट किया जाएगा। वो कहाँ से आएंगे, वो रिकमेंडेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनसिपैलिटी, यूनिवर्सिटी, एसोसिएशन, जमींदार एंड चैम्बर से आएंगे। It all act also meant limited and indirect provision for the use of election filling the non-official seats, both central and provincial legislative council। तो ये पहला एक्ट था जिसने, देखो किसकी बात की, यूज ऑफ इलेक्शन। दिस देखो हमने देखा था इससे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड की थी इलेक्शन की, तो इसमें हम देखते हैं कि इंडियन काउंसिल एक्ट
1892 has first time actually tried to come up with the system called election for the member of appointment of central legislative legislative province and to the provincial legislative council. तो central legislative councils के लिए और provincial legislative council के लिए जो members आएंगे वो election से आ सकते हैं. Nomination system को हटाइए. Okay, these are some of the minor things. So yeah, देखो एडिशनल मेंबर नॉन ऑफिशियल मेंबर को देखो, सेंट्रल लेजिस्लेटिव में 10 से 16 हो गए, बंगाल में 20, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल मद्रास में 20. ये क्या है, सब नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं. औध में मतलब यूनाइटेड प्रोविंसेस 15, नॉर्थ वेस्टर्न में 15. या दैट्स नॉट क्वाइट इम्पोर्टेंट. Now we have the background of some of the important reform and very important this council act modelamental reform. So this is very important modelamental reform. Okay, so yeah, अब हमने देखा. Okay, before I start, let me ask one question to you guys. Which particular act has introduced the portfolio system in India? Portfolio system. Which particular act has introduced portfolio system in India? Guys, give your answer. ऐसे कौन से एक्ट ने पोर्टफोलियो सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया? Guys, ओके स्टूडेंट अपना आंसर दीजिए. कौन से पर्टिकुलर एक्ट ने पोर्टफोलियो सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया इंडिया के अंदर जब ब्रिटिश रूल कर रहे थे? BTS आर्मी. आई गॉट योर रेस्पॉन्स. सम मोर आंसर गाइज. गोडक गॉट योर रेस्पॉन्स. मिस पॉजिटिव, I got your response. Joe Mars got your response. Tenzin got your response. Okay. Okay guys, you are right. We have Indian Council Act 1861 has given the recognition of portfolio system in India, and it has also given power to the Viceroy to issue ordinance. Yeah, so and we understand that this is the background story behind the modelamental reform. तो इस टाइम तक जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी और जो नेशनलिज्म की जो भावना थी लोगों के अंदर जाग रही थी और जाग चुकी थी. देखो 1909 की बात आ गई और नेशनलिज्म काफी ज्यादा. इससे पहले हम देखेंगे स्वराज मूवमेंट भी हो जाता, स्वदेश मूवमेंट भी हो जाता है इंडिया में 1905 में. जब बंगाल का पार्टीशन की बात की जाती है तो स्वराज मूवमेंट होता है. लोगों में नेशनलिज्म की भावना अपने देश के प्रति और जो है आपका प्यार, पैट्रियटिज्म काफ़ी उभर के आता है. और साथ साथ हम देखेंगे जो हमारा अवेयरनेस था ब्रिटिश को लेके इंडिया के अंदर कि कैसे एक्सप्लॉइट करें, वो हर जगह गली कोने हर जगह पहुंच जाता है और पता चल जाता है लोगों का भी ब्रिटिश आर नो द आई मीन नॉट ब्रिटिश आर हेयर नॉट टू जस्ट मेक आवर लाइफ गुड बट टू extract whatever the things that we are having. So exploitation and exploitation only. So these were some of the background. So how partition of Bengal took place and how it so ये सारी जो historical background है, ये जो modelamental reform है जिसको 1909 एक्ट बोला जाता है, उसमें उसको अफेक्ट करती है, इन्फ्लुएंस करती है. नेशनलिज्म की भावना बढ़ जाती है. लोगों ब्रिटिश का जो किस तरह से एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है उसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस आ जाती है. अब देखिए जैसे हमारे पास इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांडेड होम रूल की बात करते हैं फर्स्ट टाइम इन 1906. गोपाल कृष्ण गोखले जो एक मॉडरेट लीडर थे, वो मॉडले जो हमारे वॉइस थे उनसे मिलते हैं और बात करते हैं रिफॉर्म्स की. ओके, एंड John Morley was also a member of liberal government, so we'll talk about it later. So let's understand the important outcome. You see this, we have All India Muslim League also. So एक और चीज देखेंगे in 1909 Act. So we see here also that is very important. Communal electorate, that is important feature of the 1909. So देखो All India Muslim League actually made with the Viceroy of during that time and demanded for the separate electorate. So what is that separate electorate and how it has affected Indian society and Indian polity will read and understand with this 1909 Act. Yeah. So this is also called Morley Minto Reform. Morley Minto Reform, Indian Council Act 1909. So it is Morley Minto Reform. Morley was the secretary and Minto was the viceroy.
सो क्या फीचर्स है इस एक्ट के? सो लेट्स अंडरस्टैंड द फीचर्स. इट कंसिडरेबली इंक्रीज द साइज ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल टू बोथ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेवल. तो हमने देखा था जो हमारा जो काउंसिल एक्ट था 1982 सॉरी 1892, उसने सेंट्रल लेवल, सेंट्रल लेजिस्लेटिव लेवल पर और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव लेवल पर सीट इंक्रीज की थी नॉन ऑफिशियल्स की. बट ये सब्सटेंशियली 1909 है इंडियन काउंसिल, सब्सटेंशियली जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में जो साइज इंक्रीज कर देती है. देखिए कहाँ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में 16 से 60 मेंबर बन जाते हैं, और एंड जो जो प्रोविंशियल लेवल पर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें मेंबर कोई यूनिटी नहीं रहती. किसी जगह 70 हो जाता है, किसी जगह 40 हो जाता है, किसी जगह 30 हो जाता है, वहां पे यूनिटी नहीं. लेकिन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो 16 थे 16 से 60 हो गया, 60 फ्रॉम 16 टू 60, राइट. एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव वाज नॉट यूनिफॉर्म. It retained the official majority in the Central Legislative Council, guys. Remember official majority, right? So it retained the official majority in the Central Legislative Council, but actually introduced non-official majority at the Provincial Legislative Council. So this is how it is reflecting how the increase in the autonomy of the provincial legislature and the Indian non-officials, but allow provincial legislative council to have non-official majority. It analyzed the deliberating function of the legislative council at both level. देखो members were allowed to ask supplementary questions, move resolution and टॉक ऑन द बजट. तो जो पहले उनको ये राइट था कि बजट पर आप डिस्कस नहीं कर सकते, वोट नहीं कर सकते, तो प्रोविंशियल लेवल पर बजट को डिस्कस करना, रेजोल्यूशन मूव करना इंडियंस को मौका मिल गया, और ये बात कही गई, राइट. It provided first time for the association of Indian with the executive council of the viceroy. तो ये important feature है. It provided first time for the association of Indian with the executive council of the viceroy and governor. एक और है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा became the first Indian to join the viceroy executive council. ये एग्जाम में आता है. who has become which who has become the first Indian to one of the member of Viceroy Council. So Satyendra Pradhat Sinha was a person who has become the first Indian to be a member of the Viceroy Councils, right. उसको उनको law member बनाया गया था, first Indian to join the Viceroy Executive Council as a law member. इसके बाद it introduced system of communal representation for the Muslims by accepting the concept of separate electorate. देखो ये separate electorate क्या है? So this 19 the Indian Council Act in 1909 has introduced notion of separate electorate, that's called communal representation. What is this? So हमने देखा था historical background इसके बाद 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग मिलती है, किससे? गवर्नर वॉइस रॉयस थे, राइट. और बात करते हैं कि मुस्लिम का रिप्रेजेंटेशन अश्योर होना चाहिए, मुस्लिम का रिप्रेजेंटेशन नहीं है. इंडियन नेशनल कांग्रेस जो बनी है वो हिंदू की संगठन है, उसमें ओनली हिंदूज है एंड ब्राह्मण्स है, देयर इज नो मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन एक्चुअली. सो दे रिक्वेस्टेड टू द वॉइसरॉय एंड वाइसरॉय ड्यूरिंग टाइम. ऑब्वियसली उनको तो मौका मिल गया, रूल डिवाइड एंड रूल की नीति उनकी शुरू से आती रही थी, और ये उनको और मौका मिल गया. तो देखो किस तरह से वो कम्युनल लेवल पर इंडिया में कम्युनल टेंशन एंड कम्युनल डिवाइड क्रिएट करते हैं, जो फाइनली जब हमारी कंट्री आज़ाद होती है 1947 में, पाकिस्तान हमसे डिवाइड हो जाता है रिलीजन के नाम पर. सो जो सो कॉल्ड कम्युनलिज्म इन इंडिया वाज नॉट अ नेटिव, एक्चुअली नॉट अ फीचर. कम्युनलिज्म हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया बाय द यूरोपियन पावर्स इन इंडिया, राइट. तो सेपरेट इलेक्टोरेट क्या है? तो देखो इलेक्शन, जैसे एक सिस्टम ऑफ इलेक्शन है, जैसे प्रोविंशियल लेवल पर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए इलेक्शन होगा, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए इलेक्शन होगा. तो अब कोई एक, जैसे आज के टाइम में भी हैव सम सीट्स दैट आर रिजर्व. फॉर एग्जांपल अभी हमारे लोकसभा इलेक्शंस हो रहे हैं, तो वहाँ पे हमारी जो कम्युनिटी, जैसे शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स कम्युनिटी है, उनके लिए कुछ सीट रिजर्व होती है. तो उन सीट पर ओनली जो मेंबर्स है शेड्यूल्ड कास्ट का या शेड्यूल्ड ट्राइब के, वही कंटेस्ट कर सकते हैं इलेक्शंस. बट सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या था भाई? सेपरेट, जैसे एक पूरा इलाका इलेक्शन होना है, तो वो सेपरेट इलेक्टोरेट अगर डिक्लेयर हो गया है, तो इसका मतलब उस पर्टिकुलर जब इलेक्शन होगा तो उसमें वो मुस्लिम कैंडिडेट ही कंटेस्ट करेगा, और जो वोटर होंगे वो भी मुस्लिम कैंडिडेट होंगे. ये था सेपरेट इलेक्टोरेट जो मान ली गई मुस्लिम्स कम्युनिटी के लिए 1909 एक्ट में. तो सेपरेट इलेक्टोरेट
कोई एरिया, कोई वोटिंग, कोई कॉन्स्टिट्यूंसी, वहाँ वो अगर वो सेपरेट इलेक्टोरेट डिक्लेयर हो गया है तो उस पर कंटेस्टेड जो कंटेस्ट करेगा, इलेक्शन फाइट करेगा, वो भी मुस्लिम कैंडिडेट होना चाहिए, और जो वोट करेंगे उसको वो भी मुस्लिम ही होने चाहिए। नो, अगर वहाँ पे और भी कोई कम्युनिटी के लोग रहते हैं तो वो कम्युनिटी के लोग वोट नहीं करेंगे, ओनली मुस्लिम कम्युनिटी के लोग वोट करेंगे। That was a notion of separate electorate that they actually introduced in India in that with the 19 you know 9, that's also called Model Minto reform. Okay, so provision of separate electorate, remember, and this led the communalism in India actually. And we were right from very beginning. We are a tolerant country, and we are a country that has given its space for the persecuted community from across the world. See, the Jews, the Parsis came to India, right? They were given a safe haven in India. So right from very beginning, we have a notion of living in a peace and harmony, and the notion of brotherhood. But then when the Britisher came, they just destroyed the system, they just polluted it with the notion of communalism, and now so-called seed of communism developed in the form of partition of the country. Now it also provided for, देखो, one more Muslim vote. Okay, so act legalized the communalism, and Lord Minto came to be known as father of communal electorate. तो किसको बोला गया father of communal electorate? Lord Minto को. It also provided for the separate representation of presidency, corporation, chamber of commerce, university and जमींदार. तो legislative councils में separate representation होगा किसका? See, president, chamber of commerce का, universities, जमींदार्स का. तो रिमेंबर दिस मैन, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को पहला वॉइस रॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मेंबर बनाया गया, इनको लॉ मेंबर बनाया गया, ठीक है, विद द 1909 एक्ट. नाउ उसके बाद हमारे पास एक इम्पोर्टेंट आता है रिफॉर्म, वो है मोन्टोगू चैम्सफॉर्ड रिफॉर्म 1909, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी बोला जाता है. ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए. तो हमने अभी तक 1909 तक समझा. अगर आपको अभी तक कोई डाउट है तो प्लीज़ राइट करिए कमेंट्स बॉक्स में. आई विल बी हैप्पी टू आंसर्स of your questions. Before we start, let's have a chat. If you have any issue or any understanding issue, you can just write in the chat box. If everything is clear, you guys, then say yes. Is everything is clear, guys? Arunachal Pradesh is such a beautiful, a very pristine natural state, it's a wonderful state in India, and I really like the nature and the pristine environment of the Arunachal Pradesh, and so you guys must reflect that energy. Okay, guys, so let's start this Government of India Act 1919. Yeah. So yeah, see, we can see by the year 1917, British government declared for the first time that its objective was the gradual
इंट्रोडक्शन ऑफ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया. रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, देखो अभी तक वो रेस्पॉन्सिबल नहीं थे, दे वर इरेस्पॉन्सिबल एक्चुअली, बट नाउ विद दिस 1970 दे टॉक्ड अबाउट अब हम रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाएंगे इंडिया के अंदर, जो लोगों की कल्याण में, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करेगी, ना कि अपने इंटरेस्ट के लिए, राइट. तो ये एक्ट बनाया, इसको बोला गया मोंटागू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म. जो हमारे मोंटागू थे वो हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, और जो चैम्सफोर्ड थे ही वाज अ वॉइस रॉय. So it relaxed the central control over the provinces by demarcating the separate central and provincial subject. तो ये एक डायरकी सिस्टम आती है विद दी 1919 एक्ट, ये इंपॉर्टेंट है. तो पहले क्या आता था, सेंट्रल कंट्रोल होता था प्रोविंशियल पर, अब इसको कम किया जाता है. जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, प्रेसिडेंट से टाउन थी, उनको ऑटोनॉमी दी जाती थी कि आप अपना लॉ बनाइए, एग्जीक्यूटिव है आपके पास, वेलफेयर करिए अपने प्रोविंसेस लेवल पर. तो इट relax the central control over the provinces by demarcating separate central and provincial subject. The central and provincial legislative were authorized to make a laws on their respective list. Okay, so जैसे आज के टाइम पर we have a under we have under article 246 list, we have three lists, we have a union list, we have a state list, and we have a concurrent list. So in list में प्रोविजंस है, कौन कौन से एरिया पे कौन कौन से लॉ बना सकता है, पावर को एक्सरसाइज कर सकता है. उसी समय हम देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 99 एक सेपरेट करता है प्रोविंशियल सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को. प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स अलग होते हैं, सेंट्रल सब्जेक्ट्स अलग होते हैं, राइट. It divided the provincial subject into two parts called first called transferred and the reserved subject. एक ट्रांसफर सब्जेक्ट, एक ट्रांसफर सब्जेक्ट और एक रिजर्व सब्जेक्ट. प्रोविंशियल लेवल पर देखो दो, एक ट्रांसफर सब्जेक्ट कर दिया और एक रिजर्व सब्जेक्ट कर दिया. ट्रांसफर सब्जेक्ट व्हाट वाज टू बी एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नर with the aid of minister responsible to the legislative councils. The reserve subjects on the other hand were to be administered by the governor and his executive council without being responsible to the legislative council. So this is called डायरकी सिस्टम. ये देखिए क्या है, दो देखो प्रोविंशियल लेवल पर दो सब्जेक्ट बनाए, उन सब्जेक्ट को डिवाइड किया, एक तो ट्रांसफर सब्जेक्ट, सॉरी एक सेंट्रल सब्जेक्ट और हमारे पास प्रोविंशियल सब्जेक्ट. अब प्रोविंशियल सब्जेक्ट में दो लिस्ट आई, ट्रांसफर लिस्ट एंड द रिजर्व लिस्ट. देखो ट्रांसफर जो लिस्ट ऐसे पावर्स दो ट्रांसफर की गई प्रोविंशियल्स को, जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, इंडस्ट्रीज हो गई, इस पर प्रोविंशियल जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वो काम करेगी. और जो कुछ रिजर्व सब्जेक्ट जैसे कम्युनिकेशन हो गया, डिफेंस हो गया, वो रिजर्व रखा गया. तो जो ट्रांसफर सब्जेक्ट पे कैसे काम होगा, कैसे लॉ बनेगा, जो जो मिनिस्ट्री होगी, जो अकाउंटेबल लेजिस्लेटिव काउंसिल, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की, वो बनाएगी लॉ विद द एड एंड एडवाइस ऑफ द गवर्नर. लेकिन जो रिजर्व सब्जेक्ट है, वो रिजर्व सब्जेक्ट गवर्नर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल उस पर काम करेगी एंड वो रेस्पॉन्सिबल नहीं होगी एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स के. तो ये डायरकी सिस्टम को एक्चुअली गिव राइज करता है. इट इज कॉल्ड ड्यूअल स्कीम. गवर्नेंस वाज नोन एज अ डायरकी. तो ड्राइव फ्रॉम द, देखो मींस डबल रूल डायरकी. तो ये एग्जाम में आता है डायरकी, डायरकी टू डबल रूल. कैसे, एक ट्रांसफर सब्जेक्ट एंड रिजर्व सब्जेक्ट. ट्रांसफर सब्जेक्ट को एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स एड एंड एडवाइस विद द गवर्नर एंड रिजर्व सब्जेक्ट को गवर्नर राइट करेंगे. ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन है इस एक्ट का. नेक्स्ट, इट इंट्रोड्यूस फर्स्ट टाइम बाइकैमरलिज्म. इट इंट्रोड्यूस फर्स्ट टाइम बाइकैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शन. सो देखिए एग्जाम में आता है विच बट. Okay guys, I got a question from one of the student, Miss Positive. Central Legislative Council and the Provincial Legislative Council both have official and non. Yes, initially both has official and non-official, right? But later on we can see non with the 1909 Indian Council Act of 1909, at provincial level non-official majority was introduced. Yeah, so it first time bicameralism and direct election. So 1919 act has introduced bicameralism. Bicameralism में two houses. जैसे आज के टाइम पे we have a upper house and the lower house. At the union government level we have a Lok Sabha and the Raj Sabha. That is called bicameralism at the provincial level. And direct election को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया 1919 एक्ट में. So Indian legislative councils
replaced with a bicameral legislative council, upper house, council of state, and the lower house, legislative assembly. Majority of member of the both houses were chosen by direct elections, right? It required that 3 of the 6 member of the viceroy executive council and in excluding the commander in चीफ वर टू बी इंडियन. तो हम देखेंगे 1909 में जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल 6 में से 1 मेंबर जो सत्येंद्र सिन्हा बने, वो लॉ मेंबर बनाए गए. लेकिन इस एक्ट में देखते हैं जो 6 मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स की, 6 में से जो सी 6 में से 3 मेंबर इंडियन होंगे, लेकिन जो कमांडर इन चीफ रहेगा वो ब्रिटिशर ही रहेगा. इट एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन. देखो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन 1909 ने इंट्रोड्यूस किया था. उसके बाद से इसको और एक्सटेंड किया जाता है. पहली बार ओनली मुस्लिम्स के लिए किया गया था, बट 1919 में इसको सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द सिख कम्युनिटी, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियन के लिए भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया. देखो सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रोविजन सबसे पहले 1909 में इंट्रोड्यूस किया गया था, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए. बट 1909 में इसको एक्सटेंड किया जाता है सिख कम्युनिटी के लिए, इंडियन क्रिश्चियंस के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए और यूरोपियंस के लिए भी इंट्रोड्यूस किया जाता है विद द चार्टर एक्ट ऑफ 1919. It also granted franchisee to the limited number of people on the basis of property tax or education. So it was the act that was first time introduced direct election in the country, right? So Charter Act of 1919 introduced direct election in the country. और जो election था, जो अब जो आज के टाइम पे भी है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, मतलब दोज हु आर अबव द एज ऑफ 18 ईयर ऑफ एज, दे हैव अ राइट टू वोट, राइट? बट उस समय देखो वोट देने का किसको अधिकार दिया गया था? जिनके पास प्रॉपर्टी है, जो गवर्नमेंट को टैक्स देगी, जो पैसे देगी, वो वोट करेगी. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं था, इसलिए लिमिटेड मेंबर ओनली कैन वोट ड्यूरिंग दैट टाइम, ओनली कुड वोट ड्यूरिंग दैट टाइम. इट ऑल्सो क्रिएटेड न्यू ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन द लंडन एंड ट्रांसफर सम ऑफ द पावर ऑफ द स्टेट सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट. ठीक है, तो एक नया ऑफिस भी बनाया, हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया, जिसको जिसको पावर दी गई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की कुछ. उसके बाद इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन. ये भी याद रखिए, एग्जाम में आया है. ये 1919 एक्ट पहली बार स्टैब्लिश करने की बात करती है पब्लिक सर्विस कमीशन, जो आप इंपॉर्टेंट फीचर था शुरू से ही. है सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन को सेट किया गया 1926 में फॉर रिक्रूटिंग दी सिविल सर्वेंट. इसके बाद इट आल्सो सेपरेट फर्स्ट टाइम द प्रोविंशियल बजट फ्रॉम द सेंट्रल बजट एंड ऑथराइज द प्रोविंशियल लेजिस्लेटर टू इनेक्ट देयर ओन बजट. इससे पहले जो एक कंबाइंड बजट आता था सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की, तो 1919 ने ये सेपरेट कर दी कि भी जो सेंट्रल काउंसिल है वो अपना अलग बजट बनाएगी और जो प्रोविंशियल्स है वो अपना अलग बजट बनाएगी. It also provided for the appointment of statutory commission to inquire into the report on the working after the 10 year of the coming in the force. ये एक कमेटी भी अपॉइंट करेगी कि भाई 10 साल के बाद वो कमेटी अपॉइंट करी. उसका काम हुआ कि जो अभी तक जितने भी एक्ट्स है, जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन है, वो कैसा चल रहा है, क्या उसमें की कोई रिफॉर्म की जरूरत है या नहीं. तो ये है इंपॉर्टेंट प्रोविजन. अगेन बाईकैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस किया, डायरेक्ट इलेक्शन को इंट्रोड्यूस किया, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को एक्सटेंड किया इन्होंने, लिमिटेड फ्रेंचाइजी रखी इन्होंने. इसके बाद हम देखते हैं प्रोविंशियल बजट और सेंट्रल काउंसिल्स बजट को सेपरेट कर दिया गया. प्रोविंसेस को राइट दे दिया कि आप अपना बजट खुद बनाइए. तो ये कुछ मेजर थे आपके हमारे इस एक्ट के. तो हमने देखा था फादर ऑफ ओके गाइस, वन मोर क्वेश्चन. फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट किसको बोला गया? फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट किसको बोला गया? गाइस वन मोर क्वेश्चन, हु वाज टर्म्ड एज अ फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट? हु वाज टर्म्ड as father of communal electorate? Some more answer guys, please give your response guys, don't be like sleepy.
Give your response. I just got only four responses right now. Here we are 20. Yeah, yeah, just keep up. Wake up, wake up. Yes, yes. Continue. Need some more response, guys. Please give your response, guys. Don't be just like sitting like idle. Participate kariye. It will be quite helpful for you. Some more response, guys. It is just less than 10. Some more response, guys. Who was termed as the father of communal electorate? Minto G. Lord Minto G. Okay. Okay, guys, right? You're right. All I really appreciate to all of you, those who have given answer and those who have not given. Okay, but at least you people have come to know who was the father of communal electorate, right? So he was a Lord Minto, right? So again, we have a communal award. So see how Britisher has created the notion of communalism in India. इससे पहले हमारे यहाँ पे रिलीजन के नाम पर डिवीजन नहीं था. ब्रिटिशर्स की एक देन है रिलीजन के नाम पर डिवीजन इंडिया में. ओके, तो देखिए, या रैमसे मैकडोनल्ड, the British Prime Minister announced scheme of representation of minorities which came to be known as communal award. तो देखो communal award किससे? रैम से मैकडोनल्ड जो प्राइम मिनिस्टर थे. ये क्या था? The award not only continued separate electorate for the Muslim, Sikhs, Indian Christians, Anglo-European but also extended to the depressed class. शेड्यूल कास्ट के लिए भी एक्चुअली वो सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कही थी उन्होंने. तो एक तो भाई आप रिलीजन के नाम पर डिवाइड क्रिएट कर दिया ब्रिटिशर ने. अब रिलीजन के अंदर शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लिए भी इलेक्टोरेट सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कह दी. तो इस पे हम देखेंगे गांधी जी में और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी में डिस्प्यूट हो जाता है. फिर पूना पैक्ट साइन होता है. फिर इस मैटर को रिजॉल्व किया जाता है. गांधी जी को लगता है कि इस तो पूरी हिंदू सोसाइटी को खत्म कर देगी सेपरेट इलेक्टोरेट, डिवीजन और कर देगी. और अम्बेडकर वाज वेरी एडमेंट विद द कम्युनल इलेक्टोरेट की उनको होना चाहिए. Gandhi was not in favor of that. So Pune Pact was signed later on. Yeah, so Gandhi has was not happy. I just mentioned at the last he was agreement took place at the Pune Pact. Just we understood. So in today class we have completed the revision and we have covered 1861, 1892, 1909, and yeah, we have also covered 1858 and 1919. In the upcoming classes we will be finishing this chapter. Till then you must revise the act till जहाँ तक हमने पढ़ा हुआ है आप उसको रिवाइज करिए. एंड नेक्स्ट क्लास में कुछ हम क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे इनके ऊपर जो आपकी क्लैरिटी को इम्प्रूव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा. सो गाइस वी आर एंडिंग हियर. थैंक यू फॉर योर सपोर्ट. कीप लर्निंग, कीप joining. I really appreciate all the effort of all. I really appreciate the effort of all of you guys. The way you have participated, I really appreciate it. So we'll meet next time. Thank you guys.